हाँ जी, क्या हाल चाल। बड़े हो सारे। हाँ जी सर, आज का एजेंडा क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 96 और 97 जो बात करते थे एजीएम की। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 98 और सेक्शन 100 जो बात करता है ईजीएम की। उसके अलावा सेक्शन 99 की बात करेंगे जो फाइन पेनल्टीज की बात करता है। सर ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था एजीएम और ईजीएम में जो मेन फर्क होता है वो होता है ट्रांजेक्शन का, बिजनेसेस का। चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं जो एजीएम में पास होते हैं, और उसके अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं। वेरएस ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस ही स्पेशल बिजनेस होते हैं। देखो, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन द एजीएम आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टू ऑल द बिजनेस अदर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब स्पेशल बिजनेस may be considered at an EGM or by means of postal ballot, if though fit by the court. This means that all transactions dealt upon in an EGM shall be considered as special business. The main difference between AGM and EGM is कि AGM में दोनों तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो चाहे वो स्पेशल बिजनेस हो। वेराज EGM में जितने भी बिजनेस होंगे वो सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस होंगे। सर ठीक है। अब एजीएम कौन कौन करा सकता था? एजीएम कराने की पावर दो लोगों के पास होती थी, या तो बोर्ड करा सकता था या फिर मेंबर ऑन द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी वो करा सकते थे। मतलब बेसिकली दो लोग एजीएम करा सकते हैं, या तो बोर्ड खुद करवा दे या फिर मेंबर एप्लीकेशन फाइल करे एनसीएलटी को और एनसीएलटी एजीएम कराए। यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 100 में चार लोग करा सकते हैं ईजीएम। या तो बोर्ड करा सकता है, या तो बोर्ड करा सकता है बाय रिक्विजिशनिस्ट, या फिर रिक्विजिशनिस्ट खुद करा सकते हैं, या फिर 98 में एनसीएलटी करा सकता है। सबसे पहले बाय बोर्ड रूल, द बोर्ड में whenever it deems fit call an EGM of the company. An extraordinary general meeting of the company shall be held at any place in India. EGM कहीं भी हो सकती है। एजीएम कहाँ हो सकती थी? एजीएम या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो सकती थी, या एनी सिटी टाउन विलेज में हो सकती थी, या फिर अगर अनलिस्टेड कंपनी है और कंसेंट दे दिया है सब में, ऑल मेंबर्स ने, तब जाके वो एनी प्लेस हो सकती थी। याद है ना? लेकिन ईजीएम क्या है सर? ईजीएम तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है। An extraordinary general meeting of the company which is a wholly owned subsidiary of the company incorporated outside India may be held outside India. For example, मेरी कंपनी बाहर है फॉरेन में, और अब मेरी एक होली ओन सब्सिडरी है जो इंडिया में है। तो ऐसी होली ओन सब्सिडरी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी बाहर है वो अपनी ईजीएम बाहर भी कर सकती है। सर ठीक है। बाय द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, द बोर्ड शैल, ये देखो यहाँ पे लिखा था मे, बोर्ड करवाए या ना करवाए वो बोर्ड की मर्जी है, मे। यहां पे लिखा है शैल। सी लॉ को ना ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मे मतलब ऑप्शनल है, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो मैंडेटरी है। द बोर्ड शैल कॉल एन ईजीएम ऑन रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब अगर इतने मेंबर्स रिक्विजिशन दे देंगे तो बोर्ड को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, शैल, कोई ऑप्शन नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, a members who hold as on the date of receipt of requisition not less than 1/10 of the such paid up share capital of the company as on the date carries the right of voting. सर समझ में आ गया? नहीं आया सर? समझ में आ गया? अरे आप लोगों को नहीं आया। क्या लिखा है कि ऐसे मेंबर्स हु होल्ड, ध्यान से, members who hold as on the date of receipt of requisition not less than 1/10 of such of the paid up share capital, ऐसा paid up share capital of the company carries the right to vote या right of voting। मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 20 lakhs की पेड अप शेयर कैपिटल है, जिसमें से 50% इक्विटी है और 50% प्रेफरेंस है, और मेरे पास शिवान शुक्ला के पास 1.5 lakhs पेड अप शेयर कैपिटल है। मतलब कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में से 1.5 लाख की शेयर कैपिटल मेरे पास है। अब क्या मैं रिक्विजिशन दे सकता हूँ? सर 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 20 लाख का 1/10 तो क्या 2 लाख,
तो अब नहीं दे सकते। गधों में दे सकता हूँ, इसमें से 50% तो प्रेफरेंस है ना, इनके पास कहाँ से वोटिंग राइट आ गया? प्रेफरेंशियल होल्डर के पास तो वोटिंग राइट होता ही नहीं। तो मैं तो ये देखूंगा ना, मेरी पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 लाख की हो गई ना, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। मेरे पास 1.5 लाख है, मैं रिक्विजिशन दे सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, ये तो बढ़िया पॉइंट था। In case of company not having share capital, members who have on the date of requisition not less than 1/10 of the total voting power of all the members having on the said date right to vote. फिर वही बात, राइट टू वोट और राइट टू, अगर किसी के पास राइट टू वोट नहीं है तो वो इस काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। तो उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं जो राइट टू वोट, जिनके पास राइट टू वोट है, उसका 1/10 देखेंगे। सर ठीक है, जितने भी मैटर्स होंगे जो रिक्वेजिशन को देने हैं, वो रिक्वेजिशन साइन करेंगे या कोई एक बंदा साइन करेगा उन सबके बिहाफ और रजिस्टर्ड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। टाइम पीरियड, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन। जब रिक्वेजिशन आया वहां से 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को स्टेप्स लेना, बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। टू कन्वीन अ मीटिंग विच शुड बी विद इन 45 days ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ रिक्वेजिशन। मतलब यहाँ पे रिक्वेजिशन आया, यहाँ से 21 days में बोर्ड को एक्ट करना है, और यहीं से 45 days में मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, 45th से 21st डे से काउंट नहीं कर रहे, हम रिक्वेजिशन से 45 days काउंट कर रहे हैं। सर ठीक है, अब ये केस लॉ था बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्प किया था कि कोई भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल रिक्वेजिशन को मना नहीं कर सकता है, रिक्वेजिशन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता अगर उन्होंने सेक्शन 100 का प्रोसीजरल लॉ पूरा फॉलो कर रखा है। अगर हमने प्रोसीजरल और न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रखी है सेक्शन 100 की, तो हम एजीएम बुला सकते हैं, कोई कोर्ट नहीं रोक सकता, कोई ट्राइब्यूनल नहीं रोक सकता। सर ठीक है, बाय रिक्वेजिशनिस्ट्स ये क्या है? इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग। अगर बोर्ड यहाँ पे फेल हो जाता है, इस जगह पे 21 days में बोर्ड जो है वो फेल हो जाता है, अब क्या होगा? द मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट्स देमसेल्व्स। हाउएवर इन सच केस द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। मतलब 21 days में बोर्ड फेल हो गया, रिक्वेजिशन था, यहां से 21 days में बोर्ड ने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे? यहां पे अगर बोर्ड फेल हो गया तो रिक्वेजिशन खुद मीटिंग करा देंगे, रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग करा देंगे। और ये मीटिंग कब होनी चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर रिक्वेजिशनिस्ट है जो वो खुद मीटिंग करा देंगे। और रिक्वेजिशनिस्ट ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे जो पोस्टल बैलेट से होना। द मेंबर्स में रिक्वेजिशन कन्वीनिंग ऑफ ईजीएम बाय प्रोवाइडिंग सच रिक्वेजिशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 days प्रायर टू द प्रपोज्ड डेट ऑफ सच ईजीएम। मतलब ये रिक्वेजिशन क्या है? ये बेसिकली नोटिस है। तो जितना भी नोटिस होगा या तो वो राइटिंग में देंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में देंगे। और कब देंगे? एटलीस्ट क्लियर 21 days बिफोर। जितना भी खर्चा होगा वो रिक्वेजिशनिस्ट लेंगे कंपनी से, और कंपनी लेगी डायरेक्टर इन डिफॉल्ट से। तो पहले रिक्वेजिशनिस्ट ने कंपनी से लिया, फिर कंपनी ने वो डायरेक्टर से लिया जिन्होंने ईजीएम नहीं करवाई। In case quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting of requisitionists, the meeting shall stand cancelled. अब फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई रिक्विजिशन से, और रिक्विजिशन मीटिंग में कोरम ही नहीं आई। तो जब रिक्विजिशन मीटिंग में कोरम ही नहीं आई, ऐसी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। The notice shall specify the place, date, day, hour of the meeting and shall contain the business to be transacted at the meeting. A meeting called by the requisitionists shall be held either at a registered office or at some other place within city, town, village of the registered office of the company situated. Such meeting shall be held on a day except a national holiday. क्या क्या पढ़ा? EGM वैसे कहाँ हो सकती है?
सर ईजीएम तो एट एनी प्लेस हो सकती है, लेकिन ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट्स या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या एनी सिटी टाउन विलेज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ठीक है सर। इफ द रिक्विजिशन is so proposed by special resolution, the notice shall be given as required to section 114 और 2। ये जब सेक्शन 114 पढ़ेंगे तब बताएंगे। नोटिस सारे रिक्विजिशनिस्ट नोटिस पे साइन करेंगे या फिर कोई एक ऐसा बंदा ड्यूली ऑथराइज्ड बाय ऑल द रिक्विजिशनिस्ट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती जब ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट हो रहा होता है। नोटिस सर्व होगा। The notice of the meeting shall be given to those whose name appear in the register of members within 3 days on which the requisitionist deposits to the company a valid requisition। मतलब मैंने कंपनी को रिक्विजिशन दिया कि हम कोई मीटिंग करानी है, उस रिक्विजिशन देने के विद इन 3 डेज में जिन जिन लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है उन सबको नोटिस जाएगा। नो मीटिंग कंटिन्यू, वही कि बोर्ड ने मीटिंग नहीं करवाई। अगर बोर्ड ने मीटिंग नहीं कराई तो रिक्विजिशनिस्ट के पास एक राइट होता है कि आप लिस्ट ऑफ मेंबर्स ले लो डायरेक्टर से, और डायरेक्टर को आपको लिस्ट देनी पड़ती है। ये देखो, टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कंसर्न इज बाउंड टू गिव द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। लिस्ट ऑफ मेंबर्स देनी पड़ेगी, नहीं तो बुलाएंगे कैसे लोगों को। मेड एज ऑन द 21st डे, 21 दिन तक एक्ट करना था ना बोर्ड को। अगर 21 दिन तक बोर्ड ने एक्ट नहीं किया तो 21 दिन में जितनी भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो दे दो। फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन थ्रू सच चेंजेस इफ एनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। मतलब 21st डे पे जितनी भी आपके पास लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हमको दे दो। वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स कब तक देने हैं? 45 डेज ऑफ द वैलिड रिक्विजिशन। जब रिक्विजिशन होना था 45 दिन का टाइम था, 45 दिन में मीटिंग करवानी है। अब कह रहे हैं मीटिंग तो आपसे हो नहीं पाई, अब मीटिंग छोड़ दो, अब मेरे को 45th डे तक लिस्ट ऑफ मेंबर्स देगा। नोटिस कैसे देंगे? स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। अब आते हैं लास्ट बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या कहता है? सेक्शन 98 प्रोवाइड्स दैट if for any reason it is impracticable to call a meeting of the company or to hold or conduct, 3 चीज। कॉल करने में दिक्कत आ रही है, होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, या कंडक्ट करने में दिक्कत आ रही है। अदर देन AGM, the tribunal may either suo motu or on the application of any director or member of the company। देखो ध्यान से, यहां पे जो ट्राइब्यूनल है वो सुओ मोटो भी एक्ट कर सकती है या फिर वो एप्लीकेशन पे भी एक्ट कर सकती है। एप्लीकेशन किससे? या तो डायरेक्टर से या मेंबर से। वेयर एज जब 97 पढ़ते हैं हम, 97 में सुओ मोटो का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एप्लीकेशन वहां पे कौन दे सकता है? सिर्फ मेंबर, डायरेक्टर नहीं, सिर्फ मेंबर जी। क्या करेंगे? वुड एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग। ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा कि सुनो मीटिंग बुलाओ, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच अ मैनर एज अ ट्राइब्यूनल में थिंग्स फिट। सर आप बार बार इस कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? बार बार आप बहुत फोर्सफुली पढ़ा रहे हो। कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कॉल, हेल्ड और कंडक्टेड कितना जरूरी है। और यहाँ पे और नहीं एंड लिखना कितना जरूरी है कि कॉल, हेल्ड एंड कंडक्टेड, तब उसे एक वैलिड मीटिंग माना जाता है। नहीं तो कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड अगर हो जाए तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सर ठीक है। गिव एंसिलरी डिस्क्रिशंस। और उन डिस्क्रिशंस में क्या होता था? उन डिस्क्रिशंस में ऐसा भी हो सकता था कि सुनो एक मेंबर, चाहे पर्सन चाहे प्रॉक्सी, वो मीटिंग कर सकता है। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। सेक्शन 99 बात करता है अगर आपने AGM और EGM कंडक्ट करवाने में कोई भी डिफॉल्ट कर दिया तो उसका फाइन क्या है? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी आपको, फाइन लगेगा सॉरी। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूइंग है, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है, तो क्या होगा? अ फाइन
maximum 5,000 for each day per day during which such default continues. इतना हेवी फाइन है कि अगर आप एजीएम नहीं करते तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। और अगर एक कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है कि आपने कर ही नहीं रहे हो अपनी एजीएम, बहुत सारा टाइम गुजर गया, तो हर दिन में मैक्सिमम 5,000 रुपए की पेनल्टी फाइन लग सकता है। ठीक है जी सर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा सर? आज इतना ही पढ़ना है और क्या, 3 सेक्शन पढ़ लिया हमने। हाँ जी सर, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने ईजीएम। ईजीएम के बारे में क्या पढ़ा कि जितने भी स्पेशल बिजनेस होंगे वो ईजीएम में ट्रांजैक्ट होंगे। ईजीएम कौन कौन करा सकता है? या तो बोर्ड करा सकता है, या बोर्ड करा सकता है रिक्विजिशनिस्ट के बिहाफ पे, या फिर रिक्विजिशनिस्ट खुद करा सकते हैं, या फिर ट्राइब्यूनल करा सकता है। बोर्ड सुओ मोटो चाहे तो ईजीएम करा सकता है। ईजीएम किसी भी प्लेस पे हो सकती है। ठीक है। होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो वो उसकी ईजीएम बाहर भी हो सकती है। ठीक है। सेकेंड, बाय द बोर्ड ऑफ रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, इसमें क्या है कि बोर्ड को मीटिंग करानी पड़ेगी। बोर्ड शैल, सर रिक्विजिशंस कितने हो सकते हैं? या तो 1/10 ऑफ पेड शेयर कैपिटल, दैट शेयर कैपिटल व्हिच कैरीज अ राइट टू वोट। नहीं तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसे मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 10% या 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, और ऐसी वोटिंग पावर दैट कैरीज वोटिंग राइट, याद है ना जी। टाइम पीरियड क्या रहेगा? बोर्ड को 21 दिन में प्रोसीड करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा मीटिंग करानी पड़ेगी। बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब नोटिस ही भेज दो। 21 दिन में कम से कम नोटिस तो भेज दो ताकि 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग हो पाए। ठीक है। 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर मीटिंग नहीं होती है, 21 दिन के अंदर नहीं होती है, तो रिक्विजिशनिस्ट खुद ही करा लेंगे मीटिंग। और रिक्विजिशनिस्ट के पास कितना टाइम है? रिक्विजिशनिस्ट के पास है 3 महीने तक। 3 महीने तक वो मीटिंग करा सकते हैं। ठीक है सर। नोटिस 24 डे क्लियर नोटिस, ये तो तय ही है। रिइंबर्समेंट, सबसे पहले रिक्विजिशनिस्ट कंपनी से पैसा मांगेंगे, फिर कंपनी और डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से पैसा मांगेगी जिन्होंने मीटिंग कराने में डिफॉल्ट किया था। नोटिस साइन होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी नहीं। नोटिस सर्व होना चाहिए ऐसे मेंबर्स को जिनके मेंबर्स वैलिड रिक्विजिशन से विद इन 3 डेज, जिनका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में है, उन मेंबर्स को नोटिस जाएगा। बाय ट्राइब्यूनल, जहाँ पे इम्प्रैक्टिकल है टू कॉल हेल्ड और कंडक्ट मीटिंग, वहाँ पे ट्राइब्यूनल सुओ मोटो या एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को ईजीएम बुला सकता है। ईजीएम बुला सकता है और ऐसे डायरेक्शंस दे सकता है। ऐसे डायरेक्शन से ट्राइब्यूनल ये भी कह सकता है कि एक मेंबर चाहे प्रेजेंट इन पर्सन हो या प्रॉक्सी हो, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कोर। सेक्शन 99, अगर आप डिफॉल्ट करते हो एजीएम या ईजीएम करवाने में तो आपको फाइन लग सकता है विच इज मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर डे का फाइन लग सकता है। विद दैट हमने सेक्शन 98, 99 और 100 खत्म कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास मीटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।